हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक प्लांट जो है, आप CSI की जो 12th यूनिट है अप्लाइड बायोलॉजी की, उससे आप पढ़ते हैं और ये DBT एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें ट्रांसजेनिक प्लांट को एक्चुअल में नहीं पढ़ना है, हमें ट्रांसजेनिक प्लांट से रिलेटेड एक टॉपिक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, उसको पढ़ना है। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ट्रांसजेनिक का मतलब होता है, ट्रांस मतलब कहीं और से आया हुआ और जेनिक से मतलब है जीन या जीनोम। तो अगर हमने प्लांट के, कोई भी एक प्लांट है, उस प्लांट के जीनोम में हमने मॉडिफिकेशन कर दिया है और वो चेंज हुआ है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांसजेनिक प्लांट। और ऐसे प्लांट्स को हम डिफरेंट एरियाज में यूज भी करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है एक्चुअल में, मैंने कहा वो क्या है, वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये गजब ही कमाल बैक्टीरिया है। ये एक तरीके का, पहले तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसको हम सॉइल बैक्टीरिया भी बोलते हैं, सॉइल बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये प्लांट्स में एक डिसीज कॉज करता है, मतलब एक तरीके का ट्यूमर कॉज करता है। और ये जो ट्यूमर है, इस ट्यूमर को हम नाम दे देते हैं क्राउन गाल डिसीज। अब ये जो क्राउन गाल डिसीज है, ये आपको यहाँ देखो दिख रही है स्ट्रक्चर में, ये है ना। ट्यूमर क्या होता है बताओ, ट्यूमर में क्या होता है, सेल का ओवर ग्रोथ होता है ना, बहुत ज़्यादा रैपिड डिवीजन होता है सेल्स का। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वही तो दिख रहा है, देखो ओवर ग्रोथ हुई है सेल्स की, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का ट्यूमर है और जो कॉज कौन करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस करता है। अब ये जो क्राउन गाल डिसीज है क्यों दिया गया, देखो जैसे मान लो ये प्लांट है और इस प्लांट के, अब प्लांट तो नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, इस प्लांट के इस वाले एरिया में, बेस वाले एरिया में मान लो डैमेज हो गया, इस बेस वाले एरिया को हमने क्या बोल दिया, क्राउन, ठीक है। अब ये जो बेस वाला एरिया है, इस क्राउन के पास क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, डैमेज हो गया। ये कॉज कैसे करता है बता रहे हैं। ये डैमेज होने के बाद, जैसे डैमेज होता है, देखो प्लांट का कोई तो रिएक्शन होगा ना डैमेज होने पे, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करने लगता है। लेकिन इसने क्या किया, डैमेज होने पे ये एक फिनोलिक कंपाउंड रिलीज करने लगता है। क्या रिलीज करने लगता है, फिनोलिक कंपाउंड रिलीज करने लगता है। और उस फिनोलिक कंपाउंड का नाम होता है एसीटोसिरिंजोन। क्या नाम होता है, एसीटोसिरिंजोन। और एक्चुअल में ये जो एसीटोसिरिंजोन है, ये इस बैक्टीरिया के लिए अट्रैक्टेंट का काम करता है। किसका काम करता है, अट्रैक्टेंट का काम करता है, एज अट्रैक्टेंट फॉर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, यही अपना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ओके। आगे देखो, अब जो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, हाँ, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है, इसके पास अपना प्लाज्मिड होता है जिसको हम बोलते हैं TI प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, TI प्लाज्मिड। इस TI का मतलब ही नाम से समझ में आ रहा होगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। और ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, क्यों है, क्योंकि ये ट्यूमर कॉज करता है, ठीक है। अब इस TI प्लाज्मिड में देखो कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको ज़रा TI प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। देखो ये है TI प्लाज्मिड, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये TI अच्छा प्लाज्मिड के बारे में तो सबको पता होगा ना, कि प्लाज्मिड जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होते हैं। थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, तब बहुत तो थोड़ा पता होगा। यहाँ पर हमको वही चीज़ देखो थोड़ी दिखाई दे रही है। देखो बुरा मत मानना, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस TI प्लाज्मिड में देखो, एक ये रीजन दिख रहा है आपको, TDNA वाला रीजन दिख रहा है। दूसरा जो रीजन दिख रहा है वो आपको दिख रहा है ओपाइन कैटाबॉलिज्म। और तीसरा जो रीजन दिख रहा है वो रीजन है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ओराई रीजन। और एक होता है विर रीजन, जिसको हम वायरुलेंस रीजन भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा है एक राइट बॉर्डर सीक्वेंस
और एक दिख रहा है हमको लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस। इस टीडीएनए रीजन में देखो, इस टीडीएनए रीजन में हमको तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक होता है ऑक्सिन, एक होता है साइटोकाइनिन का जीन, और एक होता है ओपाइन का जीन। ओके, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। यहीं पर मैं थोड़ा सा बताती हूँ इसके बारे में। आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सॉरी, ये सॉरी, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल ऐसे ही ध्यान में रखिए थोड़ा सा। कौन कौन सा रीजन मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो ये जो टीआई प्लाज्मिड है ना, इस टीआई प्लाज्मिड के रीजन लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। इस टीआई प्लाज्मिड जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, इसके पास क्या क्या रीजन होते हैं वो देखो। इसके पास अपना टीडीएनए होता है पहली बात तो। दूसरा इसके पास क्या होता है, क्या होता है ये देखो, अपना ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन होता है, ठीक। तीसरा इसके पास क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और आई। फिर क्या होता है, इसके पास विर रीजन भी होता है। जो विर रीजन होता है, विर रीजन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये लिखा वायरुलेंस जीन, वायरुलेंस रीजन। ओके, अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि इस टीडीएनए वाले रीजन में भी हमने तीन रीजन पढ़े हैं। कौन कौन से, एक पढ़ा है हमने ऑक्सिन के जीन्स, दूसरा हमने पढ़ा है साइटोकाइनिन के जीन, और तीसरा हमने पढ़ा है क्या, ओपाइन। क्या ओपाइन, ओपाइन सिंथेज, ठीक है, TH लगा लो भाई, ओपाइन सिंथेज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या होता है भाई, इसमें होते हैं राइट बॉर्डर सीक्वेंस, दिख रहा है ना हमको, राइट बॉर्डर सीक्वेंस, और एक होता है लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस। अब अच्छा एक चीज़ और देखो, ये जो लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर सीक्वेंस होते हैं ना, ये होते हैं 25, यहाँ लिखते हैं, ये होते हैं 25 बेस पेयर के डायरेक्ट रिपीट्स होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्ट रिपीट्स होते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कलर बदल लेते हैं, ठीक है। ये जो लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर सीक्वेंस होते हैं, ये होते क्या हैं, ये होते हैं 25 बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं। कैसे होते हैं, डायरेक्ट रिपीट्स होते हैं। अब समझ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला पेज ले लेते हैं। अब देखो हम थोड़ा सा ब्रॉड बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं टीडीएनए के बारे में। जो टीडीएनए है उसके पास कौन कौन से रीजन होते हैं, देखो उसके पास रीजन होता है ऑक्सिन के जीन का, साइटोकाइनिन के जीन का, और ओपाइन सिंथेज, ओपाइन सिंथेज। जो ऑक्सिन के जीन होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं IAAH, एक होता है IAAM, और जो साइटोकाइनिन का जीन होता है उसको बोलते हैं IPT, ठीक है। अब IAM और IAH और IPT इसकी फुल फॉर्म अभी हम लिखते हैं। देखो ओपाइन जो है वो क्या होता है, ओपाइन अमीनो एसिड और शुगर रिच कंपाउंड होता है, अमीनो एसिड और शुगर रिच कंपाउंड होता है। अब देखो कभी भी ओपाइन अगर पढ़ना है ना तो ज़रूरी नहीं कि केवल ओपाइन ही आए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ओपाइन के बदले में कभी लिख के आ जाता है यहाँ पर ऑक्टोपाइन। हो सकता है वो आपको ऑक्टोपाइन लिख के दे दे, या हो सकता है वो आपको नोपालाइन लिख के दे दे, दोनों ही ओपाइन है। तो अंतर क्या है इसमें कि जो ऑक्टोपाइन होता है, क्या होता है, जो ऑक्टोपाइन होता है वो आपके पास आर्जिनिन प्लस पायरुवेट प्लस NADP
H के साथ होता है। लेकिन यही जो नोपालाइन होता है उसमें ये बाकी सब कुछ सेम है, अर्जिनिन भी आएगा, NADPH भी आएगा, बस आएगा क्या इसमें, अल्फा कीटोग्लूटारेट। क्या आएगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम, अर्जिनिन भी आएगा इसके अंदर और NADPH भी आएगा, ये याद रखना। ठीक है, अगला देखो, अगला जो हमारा है IAAH और IAAM और IPT, ये क्या है? देखो, इंडोल एसिटिक एसिड आपने सबने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ये है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज। और ये क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड मोनो ऑक्सीजिनेज। IPT क्या है, आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफरेज, आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हमेशा याद रखो, आपने सेल डिवीज़न पढ़ा होगा ना, प्लांट्स में जब डिवीज़न पढ़ा होगा, आपने हार्मोन्स पढ़े होंगे कभी, तो हार्मोन्स में क्या बताते हैं आपको कि जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जीन मिलता है या ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलते हैं तो क्या कराते हैं मालूम है ना, वो करवाते हैं सेल का डिवीज़न। इसका मतलब कि इसके जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, इसकी बॉडी में जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन हैं, यही मेन रोल प्ले करते हैं किसके लिए, ट्यूमर को कॉज करने के लिए। तो ये जो सेल डिवीज़न कराते हैं वो सेल डिवीज़न भारी मात्रा में होता है और इसीलिए इन जीनों को ये और ये जो जीन होते हैं, इन जीनों को हम क्या बोल देते हैं बताओ, ऑन्कोजीन। ठीक है, ऑन्कोजीन क्या होते हैं, ऐसे जीन जो कि ट्यूमर को कॉज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑन्कोजीन। तो ये क्या कॉज कराते हैं, ट्यूमर कॉज करते हैं। ठीक है, ये हो गए ऑन्कोजीन। ओपाइन के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि जो ओपाइन होता है, ओपाइन सिंथेज, और एक होता है ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन। तो जो ओपाइन सिंथेज है वो तो tDNA का पार्ट है, लेकिन जो ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन है वो tDNA का पार्ट नहीं है, वो एक सेपरेट DNA मतलब सेपरेट पार्ट है, tDNA का पार्ट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। सिंथेज और कैटाबॉलिज्म, सिंथेज वाला जो है वो tDNA का पार्ट है, लेकिन जो कैटाबॉलिज्म वाला जीन है वो tDNA का पार्ट नहीं है। अगला विद रीजन, इसमें डिफरेंट तरीके के जीन हो सकते हैं। देखो, A हो सकता है, B हो सकता है, D हो सकता है। अब D में भी देखो दो होते हैं, एक होता है D1, एक होता है D2, एक होता है E1 E2, एक होता है F। ठीक है, अब C भी होता है मान लो। ठीक है, देखो अब इस A का जो मेन फंक्शन होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था एसिटोसिरिंजॉन, बताया था। जो एसिटोसिरिंजॉन रिलीज करता है डैमेज एरिया, वो अट्रैक्टेंट की तरह काम करता है किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। लेकिन वो जो बैक्टीरिया है वो उसको कैसे रिसेप्ट करेगा भाई, उसके पास कोई तो रिसेप्टर होगा ना। तो ये जो है ये कोड करता है किसको, कोड फॉर एसिटोसिरिंजॉन, एसिटोसिरिंजॉन पूरा नहीं लिख रहे हैं, लिख लेना, एसिटोसिरिंजॉन रिसेप्टर को। ठीक है, अब जो ये B वाला होता है, अब देखो मैंने कहा था जो tDNA होता है वो बैक्टीरिया में भेजा जाता है। तो जो बैक्टीरिया में tDNA जो होता है वो बैक्टीरिया से प्लांट में भेजा जाता है। तो प्लांट में भेजा जाता है तो क्या मतलब, किससे भेजा जाएगा, किसके थ्रू भेजा जाएगा, कोई तो कनेक्शन बनेगा ना। तो वो कनेक्शन जो कोड करता है वो कौन कोड करता है, B। मतलब जो कॉन्जुगेशन ट्यूब जो होती है एक तरीके से, जो बैक्टीरिया प्लांट के बीच में बनती है, बैक्टीरिया प्लांट सेल के बीच में बनती है, उसको जो कोड करता है वो करता है फिर B। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है टी पिलाई को। वो जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है वो टी पिलाई होती है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, ये टी पिलाई जो है वो टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम होता है। क्या होता है, टाइप 4
सिक्रीशन सिस्टम होता है। ठीक है, क्वेश्चन आया है। अब जो विर डी है, डी में D1 क्या करता है, D2 क्या करता है, कुछ नहीं, सिंपल है। हमने बताया था जो बॉर्डर सीक्वेंसेस होते हैं, एक होता है राइट बॉर्डर सीक्वेंस और लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, और ये बॉर्डर सीक्वेंस ना DNA को ट्रांसफ़र करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये डी है वो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एंडोन्यूक्लियस की तरह। तो ये जो D1 है ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है, ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, बॉर्डर सीक्वेंस को। ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, बॉर्डर सीक्वेंस को। और जो D2 होता है वो कट लगाता है। D2 क्या लगाता है, कट लगाता है, इंड्यूस कट ऑन बॉर्डर सीक्वेंस। ठीक है, बॉर्डर सीक्वेंस पूरा लिख लेना। अब E2 क्या करता है, देखो E1 E2 दोनों होते हैं वैसे तो। जो E1 होती है, E1 मैं यहाँ E1 कर देती हूँ, चलो एक होता है E1, यहाँ कर दो E2। थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है लेकिन एडजस्ट करना तुम लोग। E1 जो होता है ये 1 लिख रहा है यहाँ पे, 1। जो E1 है ये करेगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। रेप्लिकेशन में पढ़ा होगा ना सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वैसे ही काम करता है ये क्या करता है, कॉइल नहीं होने देता, दोबारा नहीं आने देता है। ये सिंगल स्ट्रैंड पे जाकर के, मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड है, इस सिंगल स्ट्रैंड पे जाकर के बाइंड हो जाता है ताकि दोबारा से ये कॉइलिंग ना हो जाए या दोबारा से वापस ना आ जाए। ठीक है, E2 जो होता है क्या करता है मालूम है, ये प्लांट में एक प्रोटीन होती है VIP1 प्रोटीन, उससे इंटरेक्ट करता है। तो ये क्या करता है, इंटरैक्ट विद VIP1 प्रोटीन, और ये प्रोटीन किसके पास होती है, ऑफ प्लांट। ठीक है, F जो होता है, F क्या करता है, F जो है वो E2 और D2 को डिग्रेड करता है। और जो C होता है वैसे इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, तो ये क्या काम करता होगा, ये हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है। क्या शो करता है, हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है, हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है। समझ में आई, ये हो गया आपका विद रीज़न वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला देखो, देखो इसमें यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है H, अरे ये तो और भी बिगड़ गया, चलो कोई बात नहीं। ये है H, ये है A वाला एरिया। ठीक, मतलब A वाले का मतलब ना विर A, और ये विर H, ये विर G। ठीक, अब देखो समझ में आएगा। ये है, ये जो पहली सेल बनी हुई है पूरी, ये सब है पूरी बैक्टीरियल सेल, और यहाँ जो सेल बनी हुई है ये वाली, ये है तुम्हारी प्लांट सेल। समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या हुआ है, एसिड डैमेज हुआ, एसिटोसिरिंजॉन आया, इसने क्या किया, एसिटोसिरिंजॉन A जो था, हमने क्या बताया था, रिसेप्टर की तरह काम करता है। एसिटोसिरिंजॉन जो है उसने वो A के पास आया, A ने एक्टिवेट पता किसको किया, A ने एक्टिवेट किया किसको, H को। और H ने क्या किया, H के पास क्या है, H के पास ऑटो फॉस्फोराइलेशन की एक्टिविटी है। तो ये क्या करेगा, इस अपने आप को फॉस्फोराइलेट करेगा, और जैसे ये फॉस्फोराइलेट करेगा ये फॉस्फेट को ट्रांसफ़र कर देगा किसके ऊपर, ये देखो ग्रुप ट्रांसफ़र कर रहा है किसके ऊपर, विर G के ऊपर। ठीक, अब ये जो विर G है ना, ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर रहा है, देखो किसको, ये कर रहा है दूसरे विर जीन को, दूसरे विर जीन को एक्टिवेट कर दिया इसने। जैसे किसको एक्टिवेट कर दिया, विर D को एक्टिवेट कर दिया, विर B को एक्टिवेट कर दिया, विर E को एक्टिवेट कर दिया। अब देखो ये बॉर्डर सीक्वेंस है, ये है राइट बॉर्डर सीक्वेंस, ये है लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस। अब ये राइट बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर पे देखो D1 D2 बाइंड है, बाइंड दिख रहे हैं। यहाँ पे जो विर D था, मैंने क्या बताया था, D1 D2 होते हैं। तो जो D1 होता है वो क्या करता था, रिकॉग्नाइज करता था। D2 क्या करता था, कट लगाता था। तो D1 ने रिकॉग्नाइज किया और D2 ने स्ट्रैंड को कट लगाया और स्ट्रैंड आ गया यहाँ पे। E1 के बारे में हमने बात की थी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और जो E2 थी हमारी, वो क्या करती थी, वो प्लांट में एक प्रोटीन मैंने बताई थी, ये देखो दिख रही होगी आप लोगों को, VIP1 प्रोटीन, इससे जाकर के इंटरेक्ट करती है। तो जैसे ही ये स्ट्रैंड प्लांट में गया, ये E2 वाला पॉइंट था, E2 वाले पॉइंट पे ये VIP1 आकर के बाइंड हो गई। अब एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था क्या बताया था, कलर बदलते हैं, रेड पे ले आते हैं। जो D2 जो था और E2 जो था, इन दोनों के पास क्या थी मालूम है ना,
NLS था, मतलब न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस था। और ये जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस था ये क्या करता है, इसके ऊपर आकर के बाइंड हो गई इम्पोर्टिन, और ये इम्पोर्टिन जो है ये इस पूरे स्ट्रैंड को, इस न्यूक्लियस में, मतलब स्ट्रैंड को न्यूक्लियस में जाकर के इलिजिमेट तरीके से जाकर के रिकॉम्बिनेशन करा देता है। और उसके बाद ये प्लांट, मतलब इलिजिमेट समझते हैं ना, मतलब जो बिना किसी के पूछे बताए ऐसे ही डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, अब हुआ क्या कि जैसे ये प्लांट में जाकर के रिकॉम्बिनेशन कर लिया। अब हमने पढ़ा था ओपाइन सिंथेस जीन और ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन। हमने पढ़ा था tDNA के पास ओपाइन सिंथेस जीन होता है तो ये ओपाइन बनाएगा, लेकिन ये बैक्टीरिया इतना चालाक है कि वो ओपाइन बना तो लेता है प्लांट के साथ, लेकिन ये खुद के लिए उसको यूज़ करता है। और ओपाइन कैटाबोलिज्म का जीन इसके पास tDNA के मतलब tDNA में नहीं है वो ओपाइन कैटाबोलिज्म का जीन, तभी तो वो सिर्फ बाहर कैटाबोलाइज कर सकता है, प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो सिंथेसाइज, ओपाइन का सिंथेसिस तो कहाँ होता है, प्लांट से, लेकिन जो कैटाबोलिज्म होती है वो अपने खुद के लिए करता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या हुआ, ए ने रिसेप्ट किया, एच को एक्टिवेट किया, एच ने जी को किया, जी ने बाकियों को किया, और जी ने विर डी, विर ई और बाकी विर बी को एक्टिवेट किया। देखो विर बी क्या कर रहा है, देखो टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम है, ट्यूब सिस्टम बनाया है इसने, यहाँ से स्ट्रैंड निकल रहा है, D1 ने रिकॉग्नाइज किया, D2 ने कट लगाया, E1 जो है वो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, E2 जो होती है VIP1 के साथ इंटरेक्ट करती है, E2 D2 के पास NLS होता है और इम्पॉर्टेंट जाकर बाइंड होगी और ये उसको न्यूक्लियस में लेके जाएगा और प्लांट के जीनोम से इलिजिमेट तरीके से वो बाइंड हो जाएगी। बात समझे? ओपाइन बनेगा, लेकिन उसको यूज़ कौन करेगा, उसको यूज़ करेगा बैक्टीरिया। समझे? अब इसको देखो, इसको अपन क्लियर कर देते हैं ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा भाई, सब चला जाएगा दिमाग से। ठीक, अगला देखो, अगला क्या है हमारा। अब देखो प्लांट में अभी हमने क्या बात की थी, हम ट्रांसजीन पढ़ रहे हैं, ये तो हुई बैक्टीरिया सिस्टम की बात, मतलब बैक्टीरिया कैसे काम करवाता है, कैसे अपने जीनोम को उसमें इंट्रोड्यूस कर देता है प्लांट में। लेकिन हम जो मेन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, कि हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट में ट्रांसफ़र करना है, बैक्टीरिया के थ्रू प्लांट में ट्रांसफ़र करना है। मान लो कि हमारे पास कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें किस में भेजना है, प्लांट में डालना है, लेकिन किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से हमें प्लांट में जीन को ट्रांसफ़र करना है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए बताओ, इसके लिए हमें चाहिए वेक्टर, और वो वेक्टर बनेगा, वो कौन बनेगा मान लो मैंने, वही हमारा प्लाज्मिड, जिसके पास कौन थे, जिसके पास साइटोकाइनिन के जीन थे, जिसके पास ऑक्सिन के जीन थे, जिसके पास, और ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या करते थे मालूम है ना, यही तो दोनों थे जो ट्यूमर कॉज करते थे। तो इसको हमें यहाँ से क्या कर देना है, इसको हमें रिमूव कर देना है, और जैसे ही हम इसको रिमूव कर देंगे ये एक ऐसा प्लाज्मिड बन जाएगा जिसमें अगर हमने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो वो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो भी वर्क होगा वो करेगा, ना कि सेल को डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं कि कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कोई एंजाइम है, तो एंजाइम अपना काम करेगा, क्यों, क्योंकि हमने तो इन दोनों को निकाल दिया, मतलब अब ये ट्यूमर को कॉज नहीं करेगा। बात समझे? ये प्लाज्मिड एक ज़रिया बन गया प्लांट में जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो है वो तो प्लांट्स में ट्यूमर कॉज करता है, लेकिन अगर हमने उन जीन को ही निकाल दिया जो ट्यूमर कॉज करते हैं, तो अब वो कैसे कॉज करेगा, तो अब वो वही काम करेगा जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने उस प्लांट के जीनोम में इंट्रोड्यूस कराया है। इज़ इट क्लियर? नहीं तो फिर से समझो, जैसे मान लो कि ये प्लाज्मिड है, ठीक है, चलो फिर से अपन इसका कलर चेंज कर लेते हैं ना, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के पास मान लो ये लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, ये वाला हो गया हमारा राइट बॉर्डर सीक्वेंस। यहाँ पे है इसके पास कौन सा, tDNA है इसके पास, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का जो था ना ट्यूमर कॉज करने वाले जीन, उन जीन को हमने यहाँ से हटा दिया, ये हट गया यहाँ से। फिर क्या किया हमने, तो हमने इसकी जगह पे क्या किया, हमने यहाँ पर कुछ मार्कर्स ऐड कर दिए। क्या ऐड कर दिए?
मार्कर्स ऐड कर दिए जो कि हमें उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, फिर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था, जीन ऑफ इंटरेस्ट GOI जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। बात समझे। अब याद रखेंगे, ये तो हमको मालूम है कि यहाँ पर रीजन होता है, यहाँ पर जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और और यहाँ पर जो था वो कौन होता था, ओपाइन कैटाबोलिज्म का जीन होता था, ये है। लेकिन अब इस जीन में तुमको, इस प्लाज्मिड में तुमको क्या दिख रहा है, इस प्लाज्मिड में तुमको ये दिख रहा है कि इसमें ये जो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के जीन है ना, वो इसमें नहीं है। बात समझे। तो अब इस तरीके के प्लाज्मिड जिसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का जीन नहीं होता है, जो ट्यूमर कॉज करते हैं, ऐसे प्लाज्मिड को हम बोलते हैं डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, डिसआर्म्ड TI प्लाज्मिड। बात समझे। अब क्या होता है, इसी प्लाज्मिड के थ्रू जो डिसआर्म्ड प्लाज्मिड है जो डिसआर्म्ड प्लाज्मिड है, इसी डिसआर्म्ड प्लाज्मिड के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसको सही कर लो, ट्रांसफ़र कर दो। अरे भाई, हाँ, ट्रांसफर्ड इनटू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया। जब हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा ट्रांसफ़र कर दिया तो बदल गया ना, तो जो भी हमारा ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम होगा वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू, ठीक। और ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं मालूम है, ज़्यादातर केसेस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, ओके। अब क्या किया जाएगा, जो भी ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम है इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम जो भी ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम है उसको हम इनोकुलेट कर देंगे, किसमें, इन प्लांट सेल कल्चर में। फिर क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, ये करेगा क्या, ये करेगा इंडक्शन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम विद एसिटोसिरिंजॉन, ठीक है, ताकि एग्रोबैक्टीरियम स्टिमुलेटेड एंड स्टार्ट tDNA ट्रांसफ़र। समझे। फिर जो भी हमारी ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल होंगी वो ग्रो करेंगी ऑन हर्बिसाइड कंटेनिंग मीडियम। और अगर ऐसा हुआ तो ट्रांसफॉर्म्ड वाली ही बचेंगी, बाकी सारी मर जाएंगी। ओनली ट्रांसफॉर्म्ड सेल कैन ग्रो। समझे। अब ये है तुम्हारा पूरा जो भी जो एग्रोबैक्टीरियम है, ठीक है। अब देखो डिसआर्म्ड प्लाज्मिड क्या होता है, जिसमें ऑन्कोजिन नहीं होते, बस इतना याद रखना। और अच्छा एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ कि ये पॉइंट नोट कर लो, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, नोट पॉइंट में डाल लो इसको, कि जो प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है वो डिसआर्म्ड प्लाज्मिड होता है, लेकिन हम को इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। कौन सा प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, को इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड। को इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड का मतलब होता है कि अगर हमने बहुत सारे मार्कर लगाए ना तो बहुत बहुत बड़ा वेक्टर बन जाएगा, जिसकी वजह से इंसर्ट साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर इंसर्ट साइज़ छोटा हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए हम 2 प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा बता ही देते हैं, हम क्या करते हैं 2 प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, 2 प्लाज्मिड, जिसमें से एक जो प्लाज्मिड होता है उसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, और एक जो होता है
जैसे मान लो इसमें सेलेक्टेबल मार्कर है तो इसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, लेकिन इसमें हम सिर्फ विद रीजन लेंगे, विद रीजन, बाकी सब इनएक्टिव रहेगा, बाकी सब इनएक्टिव रहेगा। इसका सिर्फ विद रीजन लेंगे और ये विद रीजन क्या करेगा, इनको एक्टिवेट करा देगा, तो मेन वर्क ये करेगा। और यहाँ से जो हमने लिया है वो सिर्फ क्या लिया है, विद रीजन लिया है, समझे। तो ये बात भी याद रखेंगे। तो ये हुआ आपका पूरा कौन, प्लाज्म, एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम का थोड़ा सा एक जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम है क्या, सॉइल बैक्टीरियम है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, डैमेज पे क्या करेगा, एसिटोसिरिंजोन रिलीज होता है, तो ये फिनोलिक कंपाउंड है और बैक्टीरिया इसको रिसेप्ट करेंगे। जब बैक्टीरिया कौन से वाले, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये क्या करते हैं, प्लांट्स में ट्यूमर कॉज करते हैं। जब ट्यूमर कॉज करते हैं तो क्या होगा भाई, उसकी सेल बढ़ेगी, है ना, लेकिन वो तो नुकसान पहुंचा रहा है। और वो किसकी वजह से पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके पास जो टीआई प्लाज्मिड है, उस टीआई प्लाज्मिड में क्या क्या है, टीडीएनए है, विदीजन है, ओपाइन कैटाबोलिज्म का जीन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। टीडीएनए में कितने जीन है, 4 जीन है, IAAH हाइड्रोलेज, IAAM मोनोऑक्सीजनेज, IPT आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, याद रखना। अब जो ऑक्टोपाइन सिंथेज है, जो ऑक्टोपाइन सिंथेज है, ये जीन क्या करता है, ये ऑक्टोपाइन बनाता है, ठीक। जो ऑक्टोपाइन कैटाबोलिज्म जीन है ये टीडीएनए से बाहर है, और ये ऑक्टोपाइन कैटाबोलिज्म जीन क्या करता है, ये जो है ये कैटाबोलाइज करता है, ऑक्टोपाइन को तोड़ता है, ठीक है। विद रीजन में आपको बताया ABCD और EFGH, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अगला देखो। अब बस लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर मैंने आपको बता ही दिया, वो क्या है, 25 बेस पेयर का है सीक्वेंस, याद रखेंगे आप। और बस जितनी भी चीज़ें हैं आपको बता दी गई हैं। एग्रोबैक्टीरियम अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी अगर आपको, देखो मुझे पता है कि मेरी इस सिस्टम पे मेरी पहली क्लास है, तो प्लीज़ अगर आपको ज़रा भी इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक लगती है, तो अगर आप सजेस्ट करें मुझे, आपको लगता है कि हाँ मतलब थोड़ी सी इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये इम्प्रूव करना चाहिए, तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। मुझे मालूम है ये सिस्टम मेरा अभी नया है, तो मैंने अभी पहली बार ही इसको यूज़ किया है। सो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो मुझे भी मालूम है बहुत चीज़ें गलत है, बहुत चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी है, लेकिन मुझे बस आप लोगों को रेडी करना है हर चीज़ के लिए, तो मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। सो आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। और मेरे पढ़ाने का तरीका जो है मैं और ज़्यादा टाइम टू टाइम और इम्प्रूव कर रही हूँ, आपको हर चीज़ वो प्रोवाइड करना चाहती हूँ जो कि मैंने यूज़ किया था, और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ ताकि आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो सके, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।